हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है विद्यालय प्रबंधन में पर्यवेक्षण तंत्र की भूमिका। विद्यालय प्रबंधन में पर्यवेक्षण तंत्र की विशेष भूमिका होती है और ये शैक्षिक प्रबंधन का ही एक पार्ट है। तो इसको आज हम लोग डिटेल में समझेंगे कि विद्यालय प्रबंधन में पर्यवेक्षण तंत्र है क्या, इसमें कौन कौन पर्यवेक्षण तंत्र में कौन कौन लोग होते हैं और इसकी विद्यालय प्रबंधन में मैनेजमेंट में क्या भूमिका होती है। सबसे पहले हम समझेंगे पर्यवेक्षण के अर्थ को कि पर्यवेक्षण क्या है। ठीक है, पर्यवेक्षण शब्द अंग्रेजी के सुपरविजन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है उच्च दृष्टि, यानी कि मतलब अर्थ के रूप में हम ये कह सकते हैं कि उच्च दृष्टि जो कि विद्यालय को गति प्रदान कर सके। यानी कि सुपरविज़न का अर्थ ये मान के चलिए कि सुपर प्लस विज़न से बना है और सुपरविज़न का मतलब होता है एक उच्च दृष्टि, यानी कि जो चीज़ हमें दिख रही है उससे भी परे उसको इस तरीके से अवलोकित करना कि उसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को अवलोकित करके उसका मूल्यांकन करना। न सुपरविज़न का अर्थ केवल सिर्फ देखना नहीं है कि किसी भी चीज़ को सामान्य रूप से देख लिया, बल्कि सुपरविज़न का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को पूरी तरह से देखना, उसको पूरी तरह से उसको अनुभव करना, एक तरीके से मूल्यांकन के दृष्टिकोण से उसको देखना और उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को समझना और उसके बाद उससे उसकी गतिविधियों को ये देखना कि हाँ इसमें उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स को देखना। सुपरविज़न का ये अर्थ होता है। ठीक है, और विद्यालय सुपरविज़न का अर्थ इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि एक उच्च दृष्टि जो कि विद्यालय की गतिविधि विद्यालय को गति प्रदान करे, यानी कि विद्यालय की जो भी समस्याएं हैं या फिर जो भी विद्यालय का मार्गदर्शन कर सके उस हिसाब से होना चाहिए। तो इसी के उसमें क्रम में कह सकते हैं कि जो सुपरविज़न है उसके कार्यक्रम विद्यालय की अपेक्षाओं के अनुसार होने चाहिए, जिससे कि विद्यालय संगठन के सभी घटकों का समुचित विकास हो सके। जितने भी उसके घटक हैं उनका संपूर्ण रूप से उनका विकास हो सके। पर्यवेक्षक जो होता है उसका क्या काम होता है कि उसका काम ये है कि स्कूल का मार्गदर्शन करे और जो समस्याएं हैं विद्यालय की उनका अवलोकन करे और उनके समाधान में सहायता प्रदान करे, जिसका कि पर्यवेक्षक को ये जिम्मेदारी दी गई है कि भाई ये विद्यालय आपको दिया जाता है, आप इसका पर्यवेक्षण कीजिए, उसका अवलोकन कीजिए पूर्ण रूप से और फिर जो भी उसमें समस्याएं हैं उनका समाधान करने का प्रयास करें और उनका उस विद्यालय का मार्गदर्शन करें। ये तो होता है पर्यवेक्षण का अर्थ। अब पर्यवेक्षण की परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं, विल्स ने इसकी परिभाषा बहुत अच्छी दी है। उसके अनुसार विल्स के अनुसार आधुनिक पर्यवेक्षण शिक्षण अधिगम के श्रेष्ठ विकास में सहायक है। यानी कि विल्स ये कहना चाहते हैं कि जो पर्यवेक्षण वर्तमान समय में जो पर्यवेक्षण किया जाता है या जो सुपरविज़न किया जाता है वो शिक्षा अधिगम के श्रेष्ठ विकास में सहायक है कि भाई उससे जो शिक्षा का अधिगम जो भी शिक्षा की जा रही है, शिक्षा व्यवस्था है, उसका श्रेष्ठ विकास हो सके, यानी कि उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। एक परिभाषा दी है एडम्स ने। तो एडम्स क्या कहते हैं, पर्यवेक्षण संस्थाओं के सुधार के लिए नियोजित कार्यक्रम है। पर्यवेक्षण को एडम्स ने क्या बताया, एक नियोजित कार्यक्रम, एक प्लान्ड वर्क है, एक प्लान्ड आप ये कह सकते हो कि एक पूरी तरह से पहले से नियोजित कार्यक्रम होता है जो कि विद्यालय या संस्था जो भी है उसके सुधार के लिए, उसमें बेटर से बेटर चीज़ें और हम क्या कर सकते हैं उसके लिए एक नियोजित कार्यक्रम है। एक ऐसा काम जो कि पहले से ही प्लान किया जाता है और एक सिस्टमेटिक वे में चलता है कि भाई इस तरीके से हमें पर्यवेक्षण करना है, तो वो एक नियोजित कार्यक्रम है। एडम्स इसे एक नियोजित कार्यक्रम कहते हैं। ठीक है, तो ये दो परिभाषा हमने देख ली। इनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सुपरविज़न का अर्थ ये मान के चलिए कि कोई भी विद्यालय है या फिर विद्यालय जो संस्था है उसमें इस तरीके की अवलोकन किया जाए, उसको इस तरीके से पर्यवेक्षण किया जाए कि उसमें सकारात्मक
जो नकारात्मक चीज़ें हैं, जो समस्याएं उसमें आ रही हैं, उनका समाधान किया जाए और उसको सकारात्मक रूप से मार्गदर्शन किया जाए, जिससे कि उसका विकास हो सके। ठीक है, अब बात करते हैं कि पर्यवेक्षण तंत्र जो है, इसमें कौन कौन से अधिकारी आते हैं, कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं, कौन कौन से केंद्र आते हैं, तो इसके बारे में अब चर्चा करते हैं। तो पर्यवेक्षण तंत्र में पर्यवेक्षण तंत्र एक बहुत बड़ा क्रम है और इसमें बहुत सारे लोग आते हैं जो विद्यालय पर्यवेक्षण का कार्य करते हैं। पर इसमें दो सबसे छोटी केंद्र कह लीजिए, कोऑर्डिनेटर कह लें, या दो सबसे छोटी इकाइयां होती हैं जो कार्यरत रहती हैं, जिनको विद्यालय से सीधा संबंध होता है जिनका, और जो विद्यालय में आकर सीधे पर्यवेक्षण का काम करती हैं, वो हैं बीआरसी और एनपीआरसी। बीआरसी यानी कि ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। बीआरसी का फुल फॉर्म है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, यानी कि खंड संसाधन केंद्र, और जिसमें कि एक समन्वयक होता है खंड संसाधन केंद्र का, तो उसे कोऑर्डिनेटर कहा जाता है। तो वो चीज़ है। एनपीआरसी की फुल फॉर्म जो होती है न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। ठीक है, तो ये न्याय पंचायत संसाधन केंद्र जो ग्राम पंचायतें होती हैं उनसे रिलेटेड होता है। तो एनपीआरसी एक छोटी इकाई है। एनपीआरसी से जो बड़ी इकाई होती है वो होती है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, यानी कि ब्लॉक संसाधन केंद्र जो है वो ब्लॉक स्तर पर काम करता है, और एनपीआरसी यानी कि न्याय पंचायत संसाधन केंद्र ये ग्राम पंचायत न्याय पंचायत स्तर पर कार्य करती है विद्यालयों का। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि बीआरसी का क्या काम होता है विद्यालय में, बीआरसी का क्या भूमिका है। ठीक है, तो ब्लॉक ब्लॉक संसाधन केंद्र समन्वयक होते हैं, वो ब्लॉक के समस्त विद्यालयों में पर्यवेक्षण का काम करते हैं। ठीक है, सब जो ब्लॉक लेवल पर जितने भी विद्यालय हैं उनमें जो ब्लॉक का कोऑर्डिनेटर है बीआरसी का, वो संसाधन मतलब पर्यवेक्षण का काम करेगा, और ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक के जितने भी विद्यालय हैं वो सभी उसके अंडर में आएंगे और उन सभी में पर्यवेक्षण का कार्य किया जाएगा। ठीक है, और इसमें एक कोऑर्डिनेटर होता है और दो कई लोग और होते हैं जो इसके साथ में काम करते हैं बीआरसी में। और बीआरसी के जो कार्य होते हैं कि बीआरसी क्या क्या विद्यालय में काम करेगी, उन सब के बारे में हम ये चीज़ कह सकते हैं। बीआरसी के जो समन्वयक होते हैं, बीआरसी कोऑर्डिनेटर, उनके अंडर में ब्लॉक के जितने भी विद्यालय होते हैं वो सभी आते हैं, और उनका दायित्व उन सभी ब्लॉक के अंडर में जितने भी विद्यालय हैं उन सभी का पर्यवेक्षण करने का जो दायित्व होता है वो जो बीआरसी के कोऑर्डिनेटर होते हैं उनके अधिकार में होता है। ठीक है, और उनका कार्य ये होता है कि जो भी विद्यालय हैं उनमें जाकर उनका पर्यवेक्षण करें, और जो भी समस्याएं हैं या फिर जो भी उससे रिलेटेड जानकारियां होती हैं उन सभी से अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाए, और कुछ अपने जो हस्तक्षेप में जो भी कार्य आते हैं वो उनको अपने हिसाब से कार्य को करता है, कि जो भी उसके अंडर में चीज़ें आती हैं उन पर वो संज्ञान लेते हैं बीआरसी के कोऑर्डिनेटर, और फिर उनको आगे तक जानकारियों को पहुंचाया जाता है। तो बीआरसी के कुछ कार्य होते हैं, मुख्य कार्य हैं, हम लोग निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। विद्यालय न्याय पंचायतों ब्लॉक स्तर की सूचनाओं का संकलन एवं आदान प्रदान करना। तो जो विद्यालय की न्याय पंचायतें होती हैं उनके सभी उन विद्यालयों की मतलब सभी सूचनाओं का संकलन करना और उनका आदान प्रदान करना, यानी कि ब्लॉक पर अगर कोई भी सूचना आती है तो वो न्याय पंचायतों के द्वारा उनको विद्यालय तक पहुंचाते हैं, और विद्यालय की जो भी सूचनाएं वगैरह होती हैं उनको ब्लॉक तक पहुंचाते हैं। तो ये सारे काम बीआरसी से होते हैं। गुणवत्ता शिक्षा वयस्क सभी विषयक कहने का मतलब ये है कि गुणवत्ता शिक्षा के जो भी विषयक होते हैं उन सभी कार्यक्रमों के लिए समय समय पर विद्यालय न्याय पंचायत ब्लॉक संसाधन केंद्र को प्रेषित करती है,
यानी कि जो न्याय पंचायतें होती हैं उनके द्वारा बताया यदि गया है ब्लॉक्स को कि जो भी गुणवत्तापूर्ण उसमें कार्य किए जा सकते हैं, यानी कि शिक्षा के संबंध में जो भी गुणवत्तापूर्ण कार्य होते हैं उन सभी को कराने का दायित्व BRCs का होता है। कि जैसे सेमिनार्स कराएं या फिर वर्कशॉप का आयोजन करें, तो जो सेवारत प्रशिक्षु मतलब सेवारत जो भी शिक्षक हैं या फिर सेवा पूर्व जो भी शिक्षक हैं यानी कि इन सर्विस हैं या फिर जो प्रशिक्षु हैं यानी कि अभी एजुकेशन ले रहे हैं, वो सभी उन सभी लोगों के लिए क्या काम कराने का काम करती है कि जो भी सेमिनार्स हैं या जो गुणवत्ता शिक्षा के विषय होते हैं उन सब पर ऑर्गेनाइज करती है सेमिनार्स को और वर्कशॉप्स को। उसके बाद विद्यालय में जाकर सह समन्वयकों के माध्यम से छात्रों का चाइल्ड केयर प्रोफाइल तैयार कराना। एक चाइल्ड केयर प्रोफाइल तैयार कराया जाता है, वो भी सब BRCs कराती हैं, BRCs और MPRCs मिलकर कराती हैं। उसके बाद स्कूलों शिक्षकों के विद्यालय विकास योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में मदद करता है। तो जो भी विद्यालय हैं उनकी विकास योजनाएं जो भी चलती हैं उनको क्रियान्वयन और उनके निर्माण को सुनिश्चित करता है कि भाई जो भी काम विद्यालय के डेवलपमेंट से रिलेटेड चल रहे हैं वो सुचारू रूप से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, उनकी देखरेख करने का कार्य भी BRCs का ही होता है। बाल केंद्रित गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु शिक्षण गतिविधियों या शिक्षण विधियों की निर्माण एवं किताबें जो भी आती हैं या किताबों का उपयोग, शैक्षिक गतिविधि आदि विषयों पर जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करना। यानी कि जो बाल केंद्रित गतिविधियां हैं या फिर शिक्षण विधियां हैं उनके निर्माण से रिलेटेड हो या पुस्तकों के उपयोग से रिलेटेड हो या शैक्षिक गतिविधियों से रिलेटेड विषय हो, उनको जिला स्तर पर वो सारे कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज करने का काम भी BRCs का होता है। उसके बाद सेमिनार और वर्कशॉप आयोजित करती हैं रिलेटेड टू जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी सेमिनार्स वगैरह होते हैं उन सबको आयोजित करती हैं। शिक्षकों एवं छात्रों के लिए ही शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन करती हैं। शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए शैक्षिक गतिविधि जो होती हैं उनका आयोजन करती हैं। तो जैसे कि ये जितनी भी ट्रेनिंग्स चलती हैं या जो भी ऊपर से आती हैं, जैसे निष्ठा की ट्रेनिंग थी या फिर और कोई भी सूचना आती है, तो वो सारी सूचनाएं विद्यालय तक पहुंचाने का काम वो सब कुछ BRCs के अंडर में आता है कि इन सारी ट्रेनिंग्स को करवाना, ये सब कुछ BRC कराती हैं। उसके बाद आता है न्याय पंचायत संसाधन केंद्र, और इसमें होते हैं न्याय जो कोऑर्डिनेटर होते हैं वो। तो उनका जो कार्य होता है, इनका न्याय पंचायत संसाधन केंद्र का कार्य न्याय पंचायत के स्तर तक होता है कि जो न्याय पंचायतें होती हैं वो उसमें आने वाले जितने भी विद्यालय होते हैं वो सभी विद्यालय जो NPRC के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनके अंडर में आते हैं, और ये उन जो भी सूचनाएं वगैरह होती हैं उन सबको अपने उच्च अधिकारियों तक पहुंचाती हैं, यानी BRCs तक भी पहुंचाते हैं। और BRC और NBRC काफ़ी क्षेत्रों में मिलकर कार्य करती हैं, तो उनको BRC तक पहुंचाने का कार्य न्याय पंचायत संसाधन केंद्र का होता है। तो जो इसके कोऑर्डिनेटर होते हैं इनका भी विशेष महत्व होता है। ठीक है, इसमें जो आते हैं और ठीक है। इसके बाद न्याय पंचायत केंद्र समन्वय के पर्यवेक्षक जो अधिकार क्षेत्र में न्याय पंचायत के सभी विद्यालय आते हैं। न्याय पंचायत संसाधन केंद्र के यानी कि NPRC के अंडर में न्याय पंचायत के जितने भी विद्यालय हैं वो सभी आते हैं। दूसरी बात इसमें ये है कि न्याय पंचायत समन्वयक विद्यालय का पर्यवेक्षण करके प्रबंध संबंधी समस्याओं में उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हैं। यानी कि जो भी विद्यालय का पर्यवेक्षण करेंगे पहले, और फिर उसके बाद उससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनसे अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये है कि विद्यालय शिक्षा अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए नवीन शिक्षण विधियों का प्रदर्शन तथा ज्ञान प्रदान करना, ये इनका काम भी यही होता है कि वो सेमिनार्स और जो वर्कशॉप्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज कराता है, और शिक्षण विधियों से रिलेटेड हो या उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जो भी कार्यक्रम किए जाते हैं वो BRC और NPRC दोनों मिलकर ही करती हैं। तो वही चीज़ है ये। विद्यालय भवन की स्थिति तथा उसके लिए अनुमति धन
आवश्यकता की सूची उच्च अधिकारियों को देना, यानी कि यदि विद्यालय है उसमें उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं एनपीआरसी के लोग और फिर एनपीआरसी कोऑर्डिनेटर, तो वो जब ऑब्जर्वेशन के बाद वो ये करेंगे कि विद्यालय में यदि कोई समस्या है, भवन से रिलेटेड है, भवन में कोई चीज़ें नहीं है या फिर टूट फूट है या मरम्मत की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर, तो उन सारी चीज़ों की रिपोर्ट तैयार की जाएगी और वो अपने उच्च अधिकारियों तक पहुँचाई जाती है। उनको इस चीज़ से अवगत कराया जाता है ताकि यहाँ पर धन अनुमोदित हो और विद्यालय में, और फिर उसके बाद उसका यूज़ किया जा सके विद्यालय की मरम्मत और बाकी सारी चीज़ों के लिए। ठीक है। इसी मतलब जैसे किसी विद्यालय में अधिक छात्र संख्या होने पर शिक्षक की व्यवस्था के लिए उच्च अधिकारियों को सूचित करना। यदि किसी विद्यालय में कोई शिक्षक नहीं है या फिर वहाँ पे दिक्कत है शिक्षकों की, तो उनको भी उन सारी चीज़ों से भी अवगत कराया जाता है कि भाई विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, तो अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे और फिर उस तरीके से वहाँ पे फिर उसके इस रिपोर्ट में फिर उस चीज़ के लिए संज्ञान लेते हैं उच्च अधिकारी। तो ये सारी चीज़ें हैं। न्याय पंचायत समन्वयक विद्यालय में बैठक करके विद्यालय संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव भी देते हैं। तो जो न्याय पंचायत के समन्वयक होंगे वो बैठक करके उन सारी जो कोई भी अगर विद्यालय से संबंधित कोई समस्या है तो उसकी समाधान के लिए विचार विमर्श करते हैं, उस पर अपना संज्ञान लेते हैं एक तरीके से। तो ये सारे कार्य बीआरसी और एनपीआरसी के होते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ और बाकी जो अधिकारी हैं उनके डाइट के बारे में और जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं उनके पदों के बारे में और जो बाकी जैसे एबीएसए हैं, बीएसए हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके।